गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय का पेपर सेकंड का क्रीमियन युद्ध पढ़ेंगे। क्रीमियन युद्ध चूंकि यूरोपीय राष्ट्रों के एक तरह से अविश्वास का ही परिणाम था और इस युद्ध ने यूरोपीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। क्रीमियन युद्ध की अगर आरंभिक पृष्ठभूमि पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के छठे दशक में यूरोपीय राज्यों में जो आपसी संदेह था, अविश्वास था, प्रतिक्रियावादी शक्तियों में जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी तथा औद्योगिक क्रांति की जो आरंभिक अवस्था थी, ये सारी परिस्थितियों ऐसी थी कि उन्होंने ऐसी स्थिति को जन्म दिया जो क्रीमिया युद्ध का कारण बना और परिस्थितियों ने ऐसा रूप लिया कि यूरोप के लिए यह युद्ध अनिवार्य हो गया। यह युद्ध 1854 से 1856 के बीच घटित हुआ। इस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार एजीपी टेलर ने लिखा है कि नजदीक से अगर हम यूरोपीय राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो क्रीमिया युद्ध के कारण थे कि निकोलस को एक आश्रित तुर्की की जरूरत थी, क्योंकि केवल आश्रित तुर्की के द्वारा ही रूस की काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा हो सकती थी। नेपोलियन तृतीय को अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध में सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। तो रूस के भी स्वार्थ निहित थे, तो फ्रांस के भी स्वार्थ निहित थे, तो इंग्लैंड को अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए, सामरिक सुरक्षा जानते हैं, सैन्य सुरक्षा, उसके लिए पूर्वी मध्य सागर में एक स्वतंत्र तुर्की की आवश्यकता थी। वस्तुतः एक देश के दूसरे देश पर आक्रमण नहीं वरन आपसी आशंका और अविश्वास ने क्रीमिया के युद्ध को जन्म दिया। जेरूसलम के धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण के प्रश्न को लेकर 1740 में फ्रांस से संधि के फलस्वरूप फ्रांसीसी भिक्षुओं को इस तीर्थ स्थल के संरक्षण का अधिकार मिल गया था। हम इसकी जो पृष्ठभूमि देख रहे हैं, इन्हें लातानी भिक्षु कहा जाता था। इनके द्वारा ठीक से कार्य नहीं करने पर नियंत्रण रूसी समर्थन प्राप्त भिक्षुओं के हाथ में चला गया, यानी फ्रांस से वो हाथ में किसके, रूस के हाथ में चला गया, जिन्हें यूनानी भिक्षु कहा गया। और ये भिक्षु रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक थे। 1850 में फ्रांस के पारसी वर्ग और कैथोलिक जनता को प्रसन्न करने के लिए तथा अपनी खोई हुई लोकप्रियता को पुनः अर्जित करने के लिए तुर्की के सुल्तान का नियंत्रण पुनः लातीनी भिक्षुओं को फ्रांस देना चाहता था। 1853 में जब रूस और फ्रांस दोनों की ही तरफ से तुर्की के सुल्तान पर यह दबाव पड़ा कि वह इससे संबंध कोई निर्णय ले, तो उसने फ्रांस के समर्थन में अपना फैसला दे दिया। फलतः रूस ने इसे अपना अपमान समझा। रूसी शासक ने ब्रिटेन के राजदूत सेमर को बुलवाकर तुर्की के विभाजन की योजना प्रस्तुत करी। इंग्लैंड ने रूस के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। रूसी सरकार ने राजकुमार मेंशिकोव को तुरंत कुस्तुंतिनिया रवाना किया ताकि वह यूनानी भिक्षुओं को धार्मिक स्थल का नियंत्रण दिलवा सके। साथ ही यूनानी धर्मावलंबियों की सुरक्षा का भी प्रबंध कर सके। 1774 में कुचुक केनार्डजी की संधि हुई, जिसके अनुसार रूस ने यह दावा किया कि उक्त संधि फ्रांस को केवल एक धार्मिक स्थल का नियंत्रण देती थी, सभी यूनानी स्थल या यूनानी धर्मावलंबियों का नहीं। अंग्रेजी राजदूत रेडक्लिफ से प्रोत्साहन पाकर सुल्तान ने मेंशिकोव की मांग को ठुकरा दिया
और इंग्लैंड रूस के बढ़ते हुए कदमों को खतरा मानने लगा। रूसियों को सुल्तान द्वारा इस प्रकार का कदम उठाना उचित नहीं लगा, अतः रूस ने 1855 में सीमा पार करी और डेन्यूब नदी के किनारे तुर्की के क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। सुल्तान न तो यूरोपीय राज्यों को रूस द्वारा अनुचित दबाव के विषय में बताना चाहता था और पामेस्टन और रेडक्लिफ की वजह से तुर्की को यह विश्वास था कि इंग्लैंड युद्ध की स्थिति में तुर्की की मदद करेगा। ऑस्ट्रिया के प्रयासों से यूरोपीय राज्यों ने युद्ध को रोकने का भी प्रयास किया। इस संबंध में वियना में एक सम्मेलन प्रस्तावित किया गया और इस सम्मेलन को इतिहास में वियना नोट के नाम से जाना जाता है। यह जो सम्मेलन हुआ उसमें जो प्रस्ताव पास करे उन्हें रूस ने स्वीकार कर लिया, परंतु तुर्की ने स्वीकार नहीं किया। तुर्की के सेनाध्यक्ष ओमर पाशा ने रूस को चेतावनी दी कि वह तुरंत उसके क्षेत्र को खाली करे। 1853 में रूसी नौसेना ने तुर्की के जहाजी बेड़े को साइनोप नामक स्थान पर डुबो दिया। रूस को इस समय गलतफहमी थी कि इंग्लैंड इस प्रकार की घटना का निर्णय नहीं ले पाएगा, परंतु इंग्लैंड ने तुरंत निर्णय लेकर जहाजी बेड़ा तुर्की भेज दिया। फ्रांस तथा सार्डिनिया ने इंग्लैंड तथा तुर्की का साथ देने की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया इस युद्ध में तटस्थ रहा और प्रशा द्वारा भी यही कदम उठाया गया। जो घटनाएं हुई वो इस प्रकार है कि फ्रांस और इंग्लैंड ने रूस के नौसैनिक अड्डे सेवास्टोपोल को, जो क्रीमिया में स्थित था, उसको विध्वंस करने का निर्णय लिया। सेवास्टोपोल का पतन आसानी से नहीं हुआ। इस युद्ध में बहुत से सैनिक हताहत हुए। घायल सैनिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि जो विजय के बावजूद भी रूस सर्दी और भुखमरी ने इंग्लैंड की सेनाओं का मनोबल तोड़ दिया। इस समय नाइटिंगेल, जिसका नाम हमने अंग्रेजी की बुक में पढ़ा है कि नाइटिंगेल ने स्कूटी के अस्पताल में अकेले ही इतनी सेवाएं दी कि उसका कृत्य अविस्मरणीय हो गया। इसी बीच रूसी शासक निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई और युद्ध समाप्त होने लगा। 349 दिन के घेरे के बाद 9 सितंबर 1855 में सेवास्टोपोल का पतन हो गया और 1855 में फारस का भी पतन हो गया। इस पतन के बाद में पेरिस में एक शांति वार्ता आरंभ हुई, जिसे 1856 में पेरिस की संधि के नाम से उसे जाना गया। पेरिस की संधि जो 30 मार्च 1856 में हुई, उस संधि में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की, पिडमांट और सार्डिनिया ने हस्ताक्षर करे, जिसकी शर्तें निम्न प्रकार से थी। तुर्की की स्वतंत्रता व प्रभुसत्ता सभी बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने स्वीकार करी। यह भी स्वीकार किया गया कि किसी भी यूरोपीय शक्ति को सुल्तान व उसकी ईसाई जनता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुर्की को यूरोपीय संगठन का एक सदस्य माना गया तथा यूरोपीय इतिहास में पहली बार तुर्की की बड़ी शक्तियों में गणना करी गई। यूरोप के सभी राष्ट्रों ने आपस में यह तय किया कि डार्डेनलीज के जलडमरू मध्य को शांति के समय सभी देशों के लिए व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा और युद्ध के जहाजों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश लेना वर्जित होगा। डेन्यूब नदी के प्रयोग को सभी देशों के लिए स्वीकृत कर लिया गया। इस पर समझौता 1815 में हुआ। इसी का नवीनीकरण किया गया और मोल्डेविया और वेलेशिया को तुर्की के अधीन। इस पर से रूस का संरक्षण भी समाप्त कर दिया गया, परंतु सभी राज्यों ने तुर्की सहित यह माना कि इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकारों को प्राप्त करते रहेंगे जिन्हें वे पहले भी प्राप्त कर रहे थे। सर्बिया की सुरक्षा की गारंटी सभी राज्यों ने प्रदान करी और तुर्की को और क्रीमिया रूस को लौटा दिया। कासे, जो कासे नामक स्थान है, वो तुर्की को और क्रीमिया रूस को लौटा दिया। युद्ध के जो परिणाम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन यह भी कहना होगा कि ये परिणाम बहुत
स्थिर नहीं रहे। रूस का जो पश्चिम और दक्षिण की ओर था विस्तार था वह रुक गया। बेसीविया जो कृषि प्रधान देश था उसे भी अपना अस्तित्व बदलना पड़ा। रूस की सैनिक शक्ति काला सागर के निकट ही सीमित कर दी गई और 2 स्वायत्त प्रदेश अस्तित्व में आए जिन्हें माल्टेविया और बोलेशिया कहा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तुर्की को एक नया जीवन प्रदान किया गया और यूरोपीय देशों ने उसकी स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने की गारंटी दी। इंग्लैंड क्रीमिया के युद्ध में विजय हुआ था। इंग्लैंड को लगभग 32,000 सैनिकों से वंचित होना पड़ा, साथ ही उसको भारी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी और इस युद्ध में इंग्लैंड अपने उद्देश्यों को सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सका। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की खोई हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्स्थापित किया और पेरिस का खोया हुआ गौरव यूरोपीय राजनीति में फिर से स्थापित हुआ। ऑस्ट्रिया को बहुत ज़्यादा इस युद्ध में भूमिका नहीं थी क्योंकि वह तटस्थ भी रहा और ऑस्ट्रिया ने रूस को मोल्डेविया और वेलेशिया से हटाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर उसने रूस पर आक्रमण की चेतावनी भी दी थी। चूंकि पेरिस की संधि में वह एक निमंत्रित सदस्य था, परंतु ऑस्ट्रिया को कोई लाभ नहीं मिल सका। इसी प्रकार प्रशा भी ऑस्ट्रिया की तरह पूर्ण रूप से तटस्थ रहा। रूस और प्रशा में फलतः मित्रता थी, परंतु जर्मनी के एकीकरण के प्रयास के दौरान भी जो रूस का मौन समर्थन था वह प्रशा की तरफ ही था। तो इस प्रकार जो इसके परिणाम थे उसमें एक तरह से देखा जाए तो तुर्की को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सका। रूस को एक अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। हम अगर क्रीमिया के युद्ध के महत्व को देखते हैं तो कह सकते हैं कि पेरिस की संधि के बाद एक तरह से क्रीमिया युद्ध के बाद और उसके बाद जो पेरिस संधि हुई उसके बाद ऑस्ट्रिया के पतन का आरंभ हो गया। मोल्डेविया और वॉलेशिया जहां एक ही भाषा की संस्कृति थी और वहां की एक ही जाति रूम्स थे, दोनों राज्यों ने एक ही शासक को चुन लिया और इस प्रकार आधुनिक रोमानिया का जन्म हुआ। नेपोलियन तृतीय ने इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। इसी प्रकार से इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के सहयोग से 1867 में सर्बिया अपने किले तुर्की के नियंत्रण से मुक्त करवाने में सफल हो गया। सर्बिया का अब स्वतंत्र अस्तित्व बन गया। 1870 में रूस द्वारा बल्गारिया को उकसाया गया और बल्गारिया के लोगों ने तुर्की के सुल्तान से अपने लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कर लिया। प्रोफेसर टेलर ने कहा कि पेरिस संधि उन सभी लोगों के लिए निराशाजनक है जिन्होंने पेरिस सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्रकार इस क्रीमिया युद्ध जो एक अविश्वास का परिणाम था, उसके जो आगे जाके जो परिणाम थे वह अस्थायी रहे और इसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी एक मजबूत स्थिति को प्राप्त कर लिया। धन्यवाद।